दोस्तों को सलाम और दुश्मनों को भी सलाम, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत जल्दी दोस्त बनने वाले हैं। मैं हूँ आरजे कहानीबाज अनुपमा और ये है मेरा लाइव शो। तो इस शो में हर बार की तरह आपको मिलेंगी स्टोरीज़, कुछ ट्रैवल डेस्टिनेशंस, फूड और कुछ प्रैक्टिकल बातें। इसके साथ ही बीच बीच में हम कॉन्टेस्ट अनाउंस करते रहेंगे जिसमें आप बन सकते हैं लिसनर ऑफ द वीक और लिसनर ऑफ द मंथ, और आप गैदर कर सकते हैं ऑनर बैजेस। जब एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ बैजेस हो जाएंगे तो आपको मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट, अपॉर्चुनिटी या कुछ फीचर होने की एक मौका मिलेगा जिसको कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मेरे प्रोग्राम को ध्यान से सुनिए और मैं हर संडे आती हूँ 12 बजे। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था और उस लड़के की खासियत क्या थी, वो बहुत खुश मिजाज था और वो हर चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ लेता था। उस लड़के का एक प्यारा डॉग भी था। अब इस लड़के को गाने का, संगीत का बहुत शौक़ था और ये बहुत अपने टाइम जो है वो संगीत में लगाता था, गाने में लगाता था। अब जिस शहर में ये रहता था वहाँ बहुत सारी झीलें थीं, बहुत सारे लेक्स थे, तो इसको लेक्स के आसपास बैठकर गाना गाना बहुत अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे लड़का बड़ा होता गया, लेकिन उसने अपना संगीत नहीं छोड़ा। और वो और उसका कुत्ता उस छोटे से शहर में कभी इस झील पे कभी उस झील पर बैठकर गाना गाया करते थे। और वो जो डॉग था उसका नाम भी उसने पियानो रखा हुआ था। तो पियानो और ये लड़का एक दूसरे की गुड कंपनी, और वो लड़का गाना गाता था और वो उसकी आवाज़ कहते हैं कि इतनी बढ़िया थी कि जब वो गाता था तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो भी स्टिल हो जाता था, इतना अच्छा वो गाता था। जब ये लड़का बड़ा हुआ तो इसकी माँ ने कहा कि भाई अब तो तुम बहुत अच्छा गाने गाते हो, तो किसी न किसी शो में पार्ट लिया करो, क्योंकि घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। तो कुछ पैसे आएंगे तो कुछ चीज़ें आ जाएंगी। अब इसी दौरान क्या हुआ कि शहर का जो सबसे रईस आदमी था उसने एक गाने की प्रतियोगिता का अनाउंसमेंट किया और कहा कि मैं अरेंज कर रहा हूँ और जो जीतेगा उसको बहुत सारी नकद राशि मिलेगी और साथ ही साथ बहुत सारे इनाम भी मिलेंगे। तो लड़के की माँ ने कहा कि ठीक है, कम से कम कुछ इनाम आएंगे, नकद राशि आएगी तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं घर के लिए लेना चाहती हूँ वो ले पाऊँगी। लड़का वहाँ पहुँच गया और वो गाता इतना अच्छा था। झील के किनारे ये प्रोग्राम हुआ। कहते हैं जब लड़के ने गाया तो जो झील का पानी था उसमें भी तरंगे उठने लगी, इतना बढ़िया गाया। अब वो रईस आदमी बहुत खुश हो गया। उसने लड़के को इनाम दिया, नकदी दी, लेकिन साथ में एक खूबसूरत सी जैकेट दी कि अब तुम कहीं भी गाया करो तो इस जैकेट को पहन के गाया करो। तो लड़का बड़ा खुश, लाल रंग की बड़ी अच्छी जैकेट थी। अब जहाँ भी जाता था वही जैकेट पहन के गाता था और पैसे भी कमाने लगा। अब कुछ साल हो गए तो माँ ने कहा कि अब ये जैकेट पुरानी हो गई, देखो इसकी बाहें तो बिल्कुल घिस गई हैं, तुम दूसरी जैकेट क्यों नहीं बनवा लेते। अब लड़के को ये जैकेट बड़ी पसंद थी और वो हर चीज़ का सोल्यूशन निकालता था। तो उसने कहा कि नहीं, मैं जैकेट तो नहीं दूंगा, कुछ करता हूँ। अब उस शहर में एक बड़ा मशहूर दर्जी हुआ करता था और उस दर्जी की दुकान जंगल के रास्ते से निकल के थोड़ी आगे थी। तो वो लड़का दर्जी के यहाँ गया, उसने जैकेट दिखाई कि भाई इसकी बाहें ख़राब होंगी पर ये मुझे बड़ी पसंद है, मैं क्या करूँ। दर्जी ने आगे देखा, पीछे देखा, उसको अल्टा पलटा और कहा कोई बात नहीं, मैं इसकी वेस्ट बना दूंगा और तुम आओ 2 दिन में और इसको लेकर जाना। 2 दिन बाद लड़का पहुंचा तो दर्जी ने तो कमाल की वेस्ट बना दी थी, देख के लगता ही नहीं था कि ये पुराने जैकेट की वेस्ट है। अब लड़का खुश खुश उस वेस्ट को पहनने लगा। कुछ समय और गया तो वो रंग फीका पड़ने लग गया वेस्ट का, धुल धुल के, यूज़ हो के। तो माँ ने फिर कहा कि बेटा अब तो ये पुरानी हो गई, इसको छोड़ दो। लड़के ने कहा कि नहीं, ये तो मेरी प्यारी वेस्ट है, मैं नहीं छोड़ सकता। फिर वो दर्जी के यहाँ गया। दर्जी ने अल्टा पलटा, अदला बदला देखा और कहा कुछ तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं इसकी टाई बना देता हूँ। और 2 दिन बाद लड़के को उसने खूबसूरत सी टाई दे दी। लड़का फिर खुश घर आया, बहुत दिन तक उस टाई को पहनता रहा। फिर एक दिन वो टाई भी थोड़ी पुरानी लगने लगी तो माँ ने फिर कहा कि भाई अब तो छोड़ दे, टाई भी पहन ली तूने। लड़के ने कहा नहीं। वो फिर दर्जी के पास पहुँचा। अब दर्जी ने कहा हाँ, अब कपड़ा तो कम बचा है लेकिन कुछ तो मैं कर ही सकता हूँ। तो उसने उसकी बो बना दी। अब लड़का फिर खुश, कुछ महीने वो बो पहनता रहा। अब बो भी इधर उधर से ख़राब होने लगी तो माँ ने फिर कहा कि नहीं भाई, अब ये बो अच्छी नहीं लगती।
तो लड़का फिर दर्जी के पास पहुंचा। दर्जी ने कहा, अरे इसमें तो कुछ कपड़ा कम है, लेकिन फिर भी मैं कुछ करता हूँ। लड़के ने भी बड़ा दिमाग लगाया और फिर कहा, ठीक है, कुछ तो करो। अब 2 दिन बाद जब लड़का पहुंचा तो उसने देखा कि दर्जी ने उस बो की इतना सुंदर सा बटन बना दिया है और उसके ऊपर एक सुनहरे रंग का फूल भी लगा दिया है। बटन तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। तो लड़के ने कहा, अब मैं कोई भी जैकेट बनवाऊंगा या कोट बनवाऊंगा, उसके ऊपर ये बटन लगा के मैं घूम सकता हूँ। और दर्जी ने कहा कि हाँ, मैंने इसमें ऐसा इंतज़ाम कर दिया है कि तुम जब चाहे इस बटन को अटका सकते हो और जब चाहो निकाल सकते हो, तो जो जैकेट तुम पहनो उसके ऊपर लगा लेना बटन। अच्छा, अब लड़का बहुत खुश। अब मैं आपसे कहती हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है ये किस शहर की कहानी है तो मुझे लिख के ज़रूर भेजिए। आप हो सकते हैं इसको भेजने से, इसका सही जवाब भेजने से आप लकी विनर हो सकते हैं। तो अब लड़के ने बटन हाथ में लिया और उसको देखते 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 देखते, और उसका कुत्ता साथ में चल रहा है और वो अपना घर की तरफ चल पड़ा, उतना खुश उस सुंदर से बटन को देख के। अचानक उसको एक ठोकर लगी और उसके हाथ से वो बटन गिर गया। अब वो बटन जो गिरा तो जैसे पहिए की तरह वो चलता हुआ आगे आगे बटन और पीछे पीछे लड़का और उसके पीछे वो कुत्ता पियानो। अब बटन जो है वो एक नाली में जा गिरा और उसमें था पानी का तेज बहाव। बटन बह गया। अब नाली इतनी गहरी थी, उससे तो बटन निकालने का कोई रास्ता नहीं था। लड़के को बड़ा अफसोस हुआ कि मेरी इतनी प्यारी जैकेट थी उसका बटन था, इतनी लकी जैकेट थी उसका बटन था। फिर थोड़ा उदास होकर घर पहुंचा। माँ को बताया। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, इतना इस्तेमाल तो कर लिया था। लेकिन लड़का तो आपको पता है हर चीज़ में सोल्यूशन निकालता था। सोचता रहा, बोला, नहीं माँ, अभी भी मैं उस जैकेट का कुछ तो बनाऊंगा, चाहे वो बटन नाली में चला गया हो। माँ बोली, अब क्या बनाओगे तुम? तो लड़के ने कहा, अब कुछ नहीं बनेगा तो मैं उसकी कहानी बना दूंगा। और ये वही कहानी है जो मैंने आपको सुनाई, उस जैकेट की कहानी जो उस लड़के ने बनाई। तो 1-2 रिस्पॉन्सेज आए हैं कि किस जगह की कहानी है। मैं रिस्पॉन्स लेती हूँ। किसी ने लिखा है स्कॉटलैंड की कहानी। नहीं, स्कॉटलैंड की कहानी नहीं है ये। और कोई रिस्पॉन्स, एक ने लिखा न्यूजीलैंड की कहानी। नहीं, न्यूजीलैंड की कहानी भी नहीं है ये। और अगर कोई और गैस करना चाहता है तो अभी करे, क्योंकि फिर मैं बता दूंगी कि ये कहाँ की कहानी है। इंग्लैंड? नहीं, इंग्लैंड की भी कहानी नहीं है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ ये कहानी कहाँ की है। और इस शहर का नाम बताने से पहले मैं ये बताती हूँ कि ये शहर आपकी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। यू मस्ट विजिट दिस ब्यूटिफुल सिटी एंड देयर इज़ सो मच टू सी इन दिस सिटी एंड इट इज़ कॉल्ड Trakai. Trakai in Lithuania. Oh, somebody saying Canada, no. Australia, no. It is Trakai in Lithuania. So that is the city and it is famous for its lakes. बहुत खूबसूरत झीलें हैं वहाँ पर। और कहते हैं कि इतनी अच्छी झीलें हैं कि जब वहाँ का पानी शांत होता है, स्टिल होता है, तो आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि उसमें पानी है। इतना साफ़ पानी होता है, नीचे तक की हर चीज़ दिखाई देती है। और कई बार जब उस पर बोट्स चल रही होती हैं और अगर आप फ़ोटो लें तो लगता है बोट हवा में है, क्योंकि पानी इतना ट्रांसपेरेंट है। बोट आती है और उसका रिफ्लेक्शन आता है, पानी नज़र नहीं आता है। और कई जगहों पर जहाँ सनसेट इतना ब्यूटीफुल लगता है उन लेक्स में। तो ये जो सिटी है ट्रकाई, इसको आपको ज़रूर जाना चाहिए। अब मैं इसकी लोकेशन बताती हूँ। लिथुआनिया की जो कैपिटल सिटी है विलियनस, उसके से सिर्फ 28 किलोमीटर दूर है। मतलब कि आधा पौना घंटा में आप यहाँ पहुँच जाते हैं। और यहाँ देखने के लिए एक खूबसूरत कैसल भी है, लेक्स तो हैं ही, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो वाली हट्स आप देख सकते हैं जहाँ जैसी हट्स में ये लड़का रहता था। और इन हट्स का एक खास नाम है। अभी नाम बताने से पहले मैं फिर से अपने ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ, लिसनर से पूछना चाहती हूँ, क्या आप गेस कर सकते हैं? अब मैंने आपको सिटी का नाम भी बता दिया, कौन सी हट्स फेमस हैं इस सिटी की और उनकी क्या खासियत है? व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट दैम? And if you answer, your answer is correct, you will get a badge of honor and then you can win so many prizes. So I will wait to tell you that the type of huts they are, but I'll tell you other things about the city. आप यहाँ पर हर रोज़ अगर लेक के किनारे जाते हैं तो यहाँ कहते हैं ऐसा कि उस लड़के के गाने की आवाज़ जब शांत वातावरण होता है आज भी आती है। तो जाके ट्राई करिए कि आवाज़ आती है या नहीं आती है। और एक बहुत ब्यूटीफुल म्यूज़ियम है यहाँ पर, उसको देखना मत भूलिएगा। उसमें यहाँ के कल्चरल चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है और ये जगह नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल है। तो ट्रकाई आपको ज़रूर जाना चाहिए। दिस शुड बी ऑन योर ट्रैवल बकेट लिस्ट।
definitely. And one response has come about the huts. They say it is tillets. No, it's not that. It's something else. So shall I tell you what is the feature which defines these huts or houses? These are called Karaims houses, and they are all 3 window houses. इनका जो फ्रंट है उससे 3 विंडोज़ दिखाई देती हैं हर घर में। तो ये इसकी खासियत है, वुड के बने होते हैं और इनमें वो 3 विंडोज़ होती हैं। ऐसी ही एक हट में वो लड़का रहा करता था जो इतना खूबसूरत गाता था और जिसने इतनी खूबसूरत स्टोरी बनाई। तो आप ट्रकाय ज़रूर जाएं और इसको अपनी ट्रैवल लिस्ट में रखिए। अब मैं जानना चाहती हूँ अपने लिसनर से, क्या कोई गया है ट्रकाय? तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए और हमारा बैज ऑफ ऑनर जीतिए। अब आप एक बार ट्रकाय गए हैं तो वहाँ पर एक ख़ास खाना है जो आपको ज़रूर खाना चाहिए, और वो जो खाना है वो इंडियन एक डिश से बहुत मिलता जुलता है, एटलीस्ट देखने में तो मिलता जुलता है ही। तो आप गेस कर सकते हैं कि वो क्या खाना है, या आप एक अंदाज़ा लगाएंगे कि वो क्या खाना हो सकता है जो एक इंडियन डिश से बहुत ज़्यादा मिलता है। बल्कि जब मैंने पहली बार उसको देखा तो मुझे एक बार को लगा कि अरे ये तो हमारे यहाँ की डिश है, यहाँ पर क्या कर रही है ये। तो इस डिश का नाम होता है किबिन। किबिन जो है वो जैसे हमारे यहाँ गुजिया होती है ना, बिल्कुल देखने में गुजिया जैसी होती है, उसी तरह का उसका आकार होता है और उसी तरह वो ऐसे ऐसे मुड़ी होती है, लेकिन वो नमकीन होती है और उसमें भी गुजिया की तरह स्टफिंग होती है और तरह तरह की स्टफिंग होती है, नमकीन स्टफिंग होती है, मीट की, आलू की, वेजिटेबल्स की, और वो यहाँ की स्पेशलिटी है। अगर आप ट्रकाय जाते हैं तो किबिन तो आपको खाना ही चाहिए। और ट्रकाय के बारे में, वहाँ के खाने के बारे में और बहुत सारी जानकारी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि मेरे YouTube चैनल पर है, जिसका नाम है अनुपमा द नॉन अपोलोजेटिक वूमन। तो इस चैनल पर जाइए, इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और आपको बहुत सारी ऐसी जगहें, यू विल बी डिस्कवरिंग न्यू प्लेसेस जिनके बारे में अक्सर लोग बातें नहीं करते, लेकिन ये जाने लायक जगहें हैं। खास करके जब आप ऐसा हॉलीडे चाहते हैं जिसमें आप अपनी हेक्टिक लाइफ से ब्रेक चाहते हैं, तो मैं वो जगह ढूंढ कर लाती हूँ जहाँ जाकर आपको एक बार ये लगे कि शायद अगर जन्नत है तो यही है। तो ट्रकाय के बारे में मैंने बात करी, आपको स्टोरी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मेरा ईमेल आईडी है makehappyfoundations@gmail.com। और आपको तो पता है मुझे बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती और कुछ बातें तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती, और ऐसी ही एक बात मैं आपको बताने वाली हूँ जो मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है। क्या होता है कि आजकल अगर आप मैट्रिमोनियल्स देखें, चाहे वो ऑनलाइन वाले हों चाहे वो अखबारों वाले हों, और अगर कोई ब्राइड ढूंढ रहा है तो वो क्या ढूंढ रहा होता है? आप में से कोई बताएगा कि अगर आज के दिन एक पढ़े लिखे लड़के के लिए कोई ब्राइड ढूंढ रहा है तो वो क्या ढूंढ रहा होता है? हाँ, बताएंगे कि क्या आपको लगता है कि एक ब्राइड में क्या होना चाहिए, लोग क्या ढूंढते हैं? मैं बताती हूँ। ब्राइड चाहिए होती है लोगों को सुंदर, सुशील, संस्कारी, साथ में पढ़ी लिखी, वेल अर्निंग, वेल क्वालिफाइड फ्रॉम अ वेरी गुड स्टेटस फैमिली। इस तरह की लड़कियां हर कोई ढूंढ रहा है, और टॉल और फेयर तो खैर होनी ही चाहिए। तो अब मेरे पास बहुत सारे लोगों ने एक समस्या भेजी है, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहती लड़कियां। लेकिन क्या समस्या है कि वो कहती हैं हम हैं ऐसे, हम ब्यूटीफुल हैं, हम वेल क्वालिफाइड हैं, वेल अर्निंग भी हैं, और शादी.com या जो भी और ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उस पे उन्होंने कुछ लड़कों के साथ जब उनका मैच हुआ और उन्होंने बातचीत करी तो उन्हें लगा कि हाँ ठीक है, यहाँ बात बन सकती है। लेकिन क्या हुआ, जब वो पेरेंट्स से मिले, जब वो लड़के के पेरेंट्स से मिले लड़कियाँ, तो क्या हुआ कि वो वेल क्वालिफाइड हैं, वेल अर्निंग हैं, और जब वो पेरेंट्स उनसे मिले तो सबसे पहला सवाल या दूसरा सवाल पेरेंट्स ने पूछा, अच्छा आपका जॉब तो बड़ा हेक्टिक होगा, आपने इतना क्वालिफ़िकेशन है, आप इतने वेल अर्निंग हो, तो ऑब्वियस ही बात है काम तो करना ही पड़ता है अगर आप अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो पेरेंट्स ने कहा कि अगर कल ज़रूरत पड़ी तो क्या आप अपना जॉब छोड़ देंगे? तो लड़की ने कहा कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी, और पड़ेगी तब देखेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कल अगर हमारी तरफ से फैमिली रिक्वायरमेंट हुई कि आप जॉब छोड़ दीजिए तो क्या आप छोड़ देंगे? तो हाँ, सच में ये बात अजीब नहीं है।
आप पहले वेल क्वालिफाइड वेल अर्निंग लड़की देख रहे हैं, फिर उससे पूछते हैं आप जॉब छोड़ देंगे क्या? क्यों छोड़ देंगे? अगर उनकी मर्ज़ी होगी छोड़ेंगे, नहीं मर्ज़ी होगी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये किस तरह का कमिटमेंट चाह रहे हैं आप? कि आपको 20 साल के बाद की गारंटी चाहिए या 10 साल बाद की गारंटी चाहिए कि भाई कल कुछ होगा तो तुम जॉब छोड़ देना? अब एक लड़की ने इसमें बड़ी अच्छी चीज़ लिख के भेजी मुझे। उसने कहा कि जब मेरे से ये सवाल किया तो मैंने भी पलट के, क्योंकि ये अजीब बात शुरू हो गई थी तो मैंने अजीब बात आगे बढ़ाई। मैंने कहा हाँ, मैं तो बल्कि शादी होते ही छोड़ने को तैयार हूँ, क्योंकि आपका लड़का भी वेल अर्निंग है, फिर मुझे अर्न करने की ज़रूरत क्या है? तो कहती नहीं, वो एकदम से पलट गए, कहने लगे नहीं नहीं नहीं, अभी छोड़ने की ज़रूरत थोड़ी ना है, जब कभी हमें लगेगा। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो अभी छोड़ने को तैयार हूँ। वो उसके लिए भी तैयार नहीं हुए। मतलब क्या चाहते हैं आप? आपके हिसाब से सब कोई नौकरी करे छोड़े तो आपको वेल क्वालिफाइड और वेल अर्निंग की ज़रूरत ही नहीं है। आप पहले अपने माइंडसेट को समझिए कि आपको क्या चाहिए। सब कोई कुछ चाह रहा है, आपने भी चाहना शुरू कर दिया, और इस तरह की अजीब बातें क्यों करते हैं लोग? ये बात मुझे बड़ी अजीब लगती है। भाई आप किसी से इस तरह की बात करते ही क्यों हैं? तो मतलब मुझे बड़ा अजीब लगा। आपको कैसा लगता है ये सवाल? जब कोई कहता है अच्छा आपका जॉब तो बहुत अच्छा है, आप वेल अर्निंग है, कल अगर हमें लगा कि छोड़ दो तो छोड़ दोगे? क्या बात हुई है? समझ नहीं आया। तो आपके पास भी ऐसी ही कोई बातें हैं जो आपको बहुत अजीब लगती हैं तो मुझे ज़रूर लिखकर भेजिए, मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करूँगी। मेरा ईमेल आईडी है makehappyfoundations@gmail.com। अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल मैजिक पे। मुझे पता है सबको इसका इंतज़ार रहता है, इस प्रैक्टिकल मैजिक का। अब आज का प्रैक्टिकल मैजिक है एंटी एजिंग। आप अपनी एज को कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं कि आप एज स्लोअर करें या अपने एज को अरेस्ट कर पाएँ। तो बड़ा सिंपल है, 3 चीज़ें आपको करनी है हर रोज़, और 45 डेज़ अगर आप कर लेंगे तो आपको आगे से लोग टोकने लगेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आपके चेहरे में या आपके पूरे पर्सनालिटी में इतना बदलाव कैसे आ गया, आप यंगर लग रहे हो, ऐसा लोग बोलेंगे आपको। तो उसमें करना क्या है, आपको रोज़ ये 3 चीज़ें खानी है। पहली चीज़ है सिनेमन, यानी कि दालचीनी। एक आधा पौना इंच का पीस दालचीनी का आपको रोज़ चबा के खाना है। 5 बादाम खाने हैं। और क्या खाना है, रेड फ्रूट या वेजिटेबल। रोज़ एक बोल भर के, इतना थोड़ा थोड़ा सा नहीं, एक बोल भर के रेड फ्रूट या वेजिटेबल खाइए, जैसे रेड ग्रेप्स, जैसे कि अनार, जैसे कि रेड कैप्सिकम, इस तरीके के जो भी रेड फ्रूट होते हैं, कैरेट, बीटरूट, सब मिलाकर भी खा सकते हैं। एक बोल भर के ये रोज़ खाना है रेड फूड, और आप देखेंगे कि थोड़े ही समय में, मतलब 45 दिनों 45 डेज़ में इतना विजिबल डिफरेंस आएगा कि लोग आपको टोकेंगे कि अरे आप क्या कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो। तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और चलते चलते मैं एक आपको छोटी सी हैप्पीनेस टिप देती हूँ। हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर है, बस आपको उसको बाहर लाने की ज़रूरत है, महसूस करने की ज़रूरत है। तो आज का मेरा जो हैप्पीनेस टिप है वो ये है कि अगर आप हर रोज़ एक स्ट्रेंजर को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो आपकी हैप्पीनेस स्काई रॉकेट कर जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि आपको भी लगेगा कि इस छोटी सी एक्टिविटी से इतना फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन पड़ता है। तो इसको भी ट्राई ज़रूर करिएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, और अगले संडे 12 बजे मैं फिर आऊँगी एक ब्यूटीफुल स्टोरी, साथ में ट्रैवल डेस्टिनेशन और कुछ बढ़िया खाना और प्रैक्टिकल मैजिक लेकर के। आप भूलिएगा मत, मेरा प्रोग्राम RJ कहानीबाज अनुपमा लाइव शो होता है हर संडे 12 बजे, और मेरा चैनल है अनुपमा द नॉन अपोलोजेटिक वुमन, उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए आपसे इजाज़त लेती हूँ। दोस्तों को सलाम और दुश्मनों को भी सलाम। बाय।